हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में हम बहुपद कहते हैं, ये हम लोग लेक्चर ले रहे थे। इसके पहले हमने 3 लेक्चर ले चुके हैं हम लोग, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था नंबर्स के बारे में। फिर जो दूसरा हमारा लेक्चर था वो था बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, बीजीय व्यंजक क्या तो इसके बारे में। फिर मैंने तीसरा इंट्रोडक्शन का क्लास दिया था जिसका नाम था पॉलिनोमियल, उसके बारे में। तो कल हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से देख लिया था कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। आज हम उसी के आगे अध्ययन करेंगे, उसी के आगे स्टडी करेंगे और देखते हैं उस पॉलिनोमियल में इंट्रोडक्शन के रूप में आगे और क्या है। तो आज जो हमारा टर्म है वो ये है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो आगे हमें पढ़ना है वो है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक बहुपद में कितने पद होते हैं या पद कितना होता है, पद किसे कहते हैं किसी बहुपद में, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद में पद। सपोज करो कि मैंने एक बहुपद लिया, वो इस तरीके से है 2x³ + 3x² - 7x + 5। ये हमारे पास हमने एक बहुपद ले लिया। क्या है ये? एक बहुपद है। अब हमें देखना है कि इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में टर्म कितने टर्म हैं। जैसे आपको आता है एग्जाम में कि आप बताइए, कोई आपको पॉलिनोमियल दे दिया और आपसे पूछ लेगा कि इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में कितने टर्म है या कितने पद है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो बेसिकली यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2 3 4। तो कितने पद हैं? 4। चारों पद क्या क्या हैं तो जरा ध्यान से देखना। पहला पद कितना है? 2x³। दूसरा पद क्या है? 3x²। तीसरा पद क्या है? -7x। चौथा पद क्या है? 5। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये अलग अलग पद है। पहला पद इसमें 2x³ है, दूसरा पद क्या है? 3x² है, तीसरा पद है -7x और चौथा पद क्या है? 5। क्लियर है बात यहाँ तक? दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, ये टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे मिलता है। किसी भी पॉलिनोमियल में इतने टर्म आते कहाँ से हैं? तो जब हम क्या लिखेंगे, जब हम पॉलिनोमियल बहुपद को, जब हम बहुपद को आपस में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं तो हमें नए बहुपद मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नए बहुपद प्राप्त होते हैं। कब? जब हम बहुत सारे बहुपद को आपस में जोड़ते हैं। जैसे मैंने बताया था, देखो ये भी एक प्रकार का बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद और ये भी बहुपद। तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद, ये बहुपद, ये सारे बहुपद जब आपस में मिले तो हमें ये पूरा एक नया बहुपद मिल गया। मिला या नहीं मिला? तो इस प्रकार से जब बहुत सारे बहुपद आपस में जोड़े जाते हैं तो क्या बनता है? एक बहुपद का निर्माण होता है। अब आपको समस्या ये हो रहेगी कि सर यहाँ पे हमने -7x क्यों लिया, 7x क्यों नहीं लिया। तो अगर मैं ये अलग अलग पद मानूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये अलग अलग पद मानूं, किसमें अगर तुम मानते, हमने यहाँ पे ये ले रखा है ना, तो अगर इन सभी बहुपद को जोड़ो तो हमें ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। परंतु अगर मैं इन सबको जोड़ूँ आपस में तो देखना ध्यान से, 2x³ + 3x² + -7x और +5 जोड़ दिया हमने सबको। अब जोड़कर देखो क्या आ रहा है, 2x³ + 3x² प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? -7x + 5। मिल गया कि नहीं ऊपर वाला? लेकिन अगर इसी बहुपद को मैं माइनस के साथ ना लूँ तो क्या होगा जरा देखो। अगर आपके हिसाब से या हम कहें पहला पद 2x³ है, दूसरा पद 3x² है, तीसरा पद मैं -7x ना मानकर क्या मान लूँ? 7x, और चौथा पद क्या है? 5। क्लियर है बात? हम आपको ये बता रहे हैं कि इस -7x को हम माइनस क्यों ले रहे हैं, तीसरे पद के रूप में -7x क्यों ले रहे हैं, मैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें हमने -7x लिया और इन सभी बहुपद को जोड़ा तो हमें ये वाला बहुपद मिल गया। मिला कि नहीं मिला? तो अगर आप यहाँ -7x नहीं लेते हो तो 7x लोगे। अगर ये इसके बहुपद के पद हैं तो इनको जोड़ने पर ये हमें मिलना चाहिए। तो चलो जोड़ते हैं, देखते हैं। सबको जोड़ो आपस में, ये हो जाएगा 2x³ + 3x² + 7x + 5। क्या ये वही बहुपद मिला आपको या नहीं? नहीं मिला ना।
तो इसी वजह से माइनस वाले को हम साथ में लेकर आते हैं ताकि हमें एक्चुअल में जो पहले बहुपद है वो हमें प्राप्त हो जाए। इसीलिए जब किसी बहुपद में हम किसी पद की बात करेंगे तो माइनस वाले पद को हम माइनस के साथ लेंगे। ठीक है ना बात? क्या करेंगे? माइनस वाले पद को माइनस के साथ ही लेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से अगर मान लो हमने कोई और आपको बहुपद दिया, सपोज करो 6x² - 7x और -5, और मैंने पूछा इसमें बताओ अलग अलग पद कितने हैं, तो कितने पद है इसमें? 3 पद। पहला पद क्या है? 6x²। दूसरा पद क्या है? -7x। तीसरा पद क्या है? -5। क्लियर बात आता है? अब इसको आप ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। परंतु अगर आप ये मान लेते कि पहला पद 6x² है, दूसरा पद 7x है और तीसरा पद 5 है, तो जब आप इसको जोड़ते तो ये कभी आपको मिलता नहीं। इस वजह से ये इस बहुपद का ये अलग अलग 3 पद नहीं है। तो तीनों पद कौन है अलग अलग? ये तीनों सही पद हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो जब किसी बहुपद से हम पद को निकालेंगे, जब किसी पॉलिनोमियल से हम किसी टर्म को बाहर निकालेंगे तो माइनस वाले साइन के साथ बाहर लेंगे। क्लियर बात यहाँ तक? ऐसे हम जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम सेम यही काम करेंगे। क्लियर बात? कोई समस्या है? अब इसके बाद एक टर्म और आपको आता है सीखने के लिए, यहीं पे आता है कोएफिशिएंट सीखना है। क्या सीखना है? कोएफिशिएंट, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक। तो अब आपको सीखना है कि गुणांक क्या होता है। तो गुणांक क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो अभी तक आपको जो मैंने पॉलिनोमियल बताया, जो भी अभी तक हमने क्या बताया आपको? पॉलिनोमियल बताया। तो एक पॉलिनोमियल किस रूप में होता है? तो मैंने आपको बताया था आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होती थी? होल नंबर। क्या होती थी? होल नंबर। यही तो आपने पढ़ा अभी तक। अगर हिंदी की बात करें तो हम लोग पढ़ते थे एक बहुपद किस रूप में होता है? अचर गुणे चर, और चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ये तक अभी तक हमने ये सब सारी बात सीखी है। तो ये बताओ, हमने पूछा कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोएफिशिएंट के। तो कोएफिशिएंट वो होता है जो इस चर वाली पार्ट को छोड़ दो, जो बाकी बचे पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं, कोएफिशिएंट कहलाते। क्लियर बात? अब देखो इसमें क्या है? ये अचर पार्ट है और ये क्या है? चर है। ये क्या है? अचर है और ये क्या है? चर है। तो ऐसे यहाँ पे देखो ये क्या है? अचर चर है और ये क्या है? अचर है। वैसे यहाँ पे ये चर है और ये क्या है? अचर। तो जितने अचर वाले पार्ट होंगे वो क्या होंगे? गुणांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गुणांक। तो अगर मैं आपसे एक इक्वेशन पूछूं 6x² - 7x - 5 में x² व x का गुणांक बताओ, x का गुणांक बताओ या कोएफिशिएंट बताओ। तो आप क्या कहोगे? अगर मैं आपसे पूछूं x² का गुणांक जरा आप हमें बताइए तो क्या कहोगे? कितना है? x² का गुणांक कितना है? बताओ x² का गुणांक। देखो हमने बोला, अभी फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि देखो एक बहुपद इस रूप में होता है नहीं होता है? ये क्या है आपका? चर वाला पार्ट है और ये क्या है? अचर है। अब चर की जो घात होगी, ये चर वाला पार्ट छोड़ दो, जितने x वाले, y वाले, t वाले, z वाले पार्ट होंगे उनको छोड़ दो, उसके पास बचे जो अचर है वही गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो अब बताओ इसमें अचर कौन सा है? हमने कहा x² का गुणांक। इस बहुपद में किसका तुम्हें गुणांक बताना है? x² का। तो कितना हो जाएगा? x² का यहाँ पे गुणांक कितना है? तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि x² वाला पद कहाँ है। समझ में आ रही बात? किसी बहुपद में जिसका तुम्हें इस गुणांक पूछे, जैसे यहाँ पूछा किसका गुणांक? x² का, तो पहले ये खोजो वो x² वाला टर्म है कहाँ, वो पद है कहाँ। तो ये देखो हमारे पास यहाँ है। अब टर्म यहाँ पर है, पद यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो अचर कौन है और चर कौन है। तो ये पार्ट अचर है, ये पार्ट क्या है? चर। तो और मैंने अभी आपको बताया चर वाले को छोड़ दो, जो अचर के रूप में लिखा होगा वही क्या होगा? गुणांक होगा। तो चर क्या हो गया? x हो गया। अचर कौन होगा? 6। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई समस्या है? ऐसे ही अगर मैं पूछूं x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक बताने के लिए x वाला पद खोजो कहाँ पर है। तो यहाँ से मैंने बताया था x वाला गुणांक, x वाला पद यहाँ पर है। अब इसमें देखो ये क्या हो जाएगा?
ये तो तुम्हारा चर हो गया ना, तो अचर कौन बचा 7। और मैंने बताया था चाहे गुणांक बताओ चाहे पद, अगर माइनस साइन है तो माइनस के साथ बाहर आएगा, तो x का गुणांक क्या आ जाएगा -7। अब अगर मैं पूछूं इस बहुपद में अचर पद कहाँ है, अचर पद का वो पद होता है जहां पर कोई भी चर पद ना हो। तो बताओ कहाँ पर चर पद नहीं है कोई, तो यहाँ पर 5 में कोई भी चर पद नहीं है, तो ये कैसा पद कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। और अचर पद है कितना -5। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई समस्या है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक समीकरण और दूं, यहाँ जरा देखो इसकी बात मैं करूँ इस इक्वेशन में, और मैं आपसे पूछूं कि x³ का गुणांक बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x³। मैं आपसे क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ x³, तो आप क्या बताओगे कितना है 2 है। कैसे पता चला कि आप जैसे हमने पूछा x³ का गुणांक बताओ, तो आप सीधे कहाँ जाओगे x³ वाले पद पर, तो हमें यहाँ पर पता चला। अब x³ में ये चर है और ये क्या है अचर, और अभी मैंने बताया जो अचर होता है वही आपका क्या कहलाता है गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे अचर पद 2 है, तो x³ का गुणांक कितना हो जाएगा 2। ऐसे मैं पूछूँ आपको x² का गुणांक बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² वाला पद खोजो तो कहाँ पर है यहाँ पर। अब इसमें अचर ढूंढो तो कहाँ पर अचर कितना है अचर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे इसका गुणांक कितना हो जाएगा 3। ऐसे यहाँ मैंने आपसे पूछा जरा इसी में बताओ x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है। अब इस पद में बताओ, इस बहुपद में बताओ x का गुणांक कितना है -7 है, कितना है -7। और इस बहुपद में बताओ अचर पद कितना है, अचर पद कितना है बताओ, इसमें अचर पद कितना है 5। क्लियर है बात ना, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। गुणांक समझ में आया निकालना। ऐसे चाहे जिसका वो गुणांक पूछे, जिसका भी वो गुणांक पूछता है तो सबसे पहले उस पद पर जाओगे, और उस टर्म पर जाने पर जैसे पूछा किसी भी पॉलिनोमियल में, कोई भी पॉलिनोमियल हो कोई भी बहुपद हो, तो सबसे पहले क्या करोगे उस पॉलिनोमियल में जिसका कोफिशिएंट पूछा है पहले सबसे पहले उस टर्म पर जाओगे। उस टर्म पर जाने के बाद आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वेरिएबल पार्ट कितना है और कांस्टेंट पार्ट कौन सा है। तो वेरिएबल वाले पार्ट को छोड़ दो, जो कांस्टेंट पार्ट होगा उस टर्म में वही उस टर्म का क्या होगा कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हमने क्या सीखा, पहली बात तो टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल में टर्म क्या होते हैं वो चीज़ हमने सीखा। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो जो प्लस माइनस से अलग हुए हो उसको हम एक एक टर्म देते हैं। जैसे देखो ये बीच में इन दोनों को प्लस लग गया ना, तो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये। अब ये दोनों देखो आपस में माइनस से अलग है तो ये भी एक टर्म हो गया, ये दोनों आपस में प्लस से अलग है तो ये भी क्या हो गया एक टर्म। तो टोटल कितने टर्म हो गए 4। और जब भी हम इसका टर्म लिखेंगे तो माइनस वाले को माइनस के साथ लिखेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर माइनस वाला साथ लिखेंगे फिर उसी को हम जोड़ेंगे तो फिर से हमें एक्चुअल पॉलिनोमियल मिल जाता। क्लियर है बात यहाँ तक। अगर यहाँ -7x या हम +7x ले लेंगे तो फिर जब हम इसे ऐड करते हैं तो फिर से हमें एक्चुअल पॉलिनोमियल नहीं मिलता। इसी वजह से हम -7x लेते हैं या माइनस वाले को हम साथ में लेते, चाहे वो हम पॉलिनोमियल के टर्म बताएं या पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट बताएं। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई समस्या है? अगर नहीं है तो फिलहाल नोट कर लो इतना। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली चीज़ के बारे में। अगला इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में कहते हैं बहुपद के प्रकार। क्या कहते हैं? बहुपद के प्रकार। तो इस बेस पर अगर हम लोग देखें तो जनरली 2 टाइप का होता है। पहला आपका होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में कहते हैं अचर बहुपद। हिंदी में क्या कहते हैं? अचर बहुपद। और दूसरा आपका होता है जीरो पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल। इसे कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे
कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद क्या होता है। तो अब बात करते हैं, देखो अभी सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है। पॉलिनोमियल या हिंदी में कहें बहुपद क्या होता है या किस रूप में होता है। तो मैंने आपको बताया था बहुपद किस रूप में होता है। तो आप कहते हो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर, यही तो पढ़ा है ना। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, हिंदी में कहेंगे अचर गुणे चर और चर की घात पूर्ण संख्या। अगर कोई भी इस प्रकार से लिखा गया है तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाता है। परंतु हमें पढ़ना क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद पढ़ना है। अब बात है अचर बहुपद करने का मतलब क्या है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल क्या हो, अचर हो, तो क्या कहलाएगा वो, अचर बहुपद। अगर केवल और केवल बहुपद में अचर ही होना है तो इसका मान आपको क्या रखना पड़ेगा, एक। जीरो तो रख नहीं सकते, जीरो रखेंगे तो अचर के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम अगर सिर्फ एक ऐसा बहुपद हमें बताना है जो कैसा बहुपद हो, अचर बहुपद, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें किसी तरीके से चर को गायब करना पड़ेगा। ये जो वेरिएबल वाला पूरा पार्ट है इसको हमें पूरा इसकी जगह पे क्या रखना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा। तब जा करके हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। या अचर का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, अचर ही आएगा। तो अब हमारे पास जो टास्क है, जो हमारे पास वर्क है, जो कार्य है, वो बस इतना है कि किसी तरीके से इस पूरे पार्ट को हम क्या बना दें, एक बना दें। अब बात है अगर किसी को एक बनाना है, चर क्या होता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू वी, ये सब अंग्रेजी अक्षर के, अंग्रेजी जो हमारे पास वर्णमाला है उसके अक्षर होते हैं जिसे हम चर के रूप में डिनोट करते हैं, वेरिएबल के रूप में लिखते हैं। अब हमें वेरिएबल के रूप में लिखना होता है तो अब ध्यान रहे कि अगर हमें वेरिएबल के रूप में वो सब लिखा जाता है, जैसे मान लो एक्स वाई जेड, या हम लोग ने बोल दिया कि आप पी हो जाता है या क्यू हो जाता है, आर हो जाता है, एस हो जाता है, टी यू वी, ये जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हैं। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके ये लेटर है जो हम किसके रूप में यूज करते हैं, वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। तो एक बात बताओ, जो ये वेरिएबल है ना, इसकी जगह ये अक्षर आने वाले हैं। अब इस अक्षर को अगर मान लो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होगा, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने ले लिया 7x की पावर 5। तो भैया देखो अगर मुझे इसे अचर बहुपद बनाना है तो इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, हमें एक बनाना पड़ेगा या नहीं। तो अगर ये एक हो जाएगा तो हम लिख देंगे 7 गुणे 1 तो बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब ये 7 कैसा है, अचर है, तो ये बहुपद कैसा कहलाएगा, अचर बहुपद। अब हमारे पास टास्क ये है कि कैसे इसको हम इस वेरिएबल का पावर जो होल नंबर है इसको एक बनाए। तो आपको बनाने के लिए आपने एक चीज़ सुना होगा, किसी की भी पावर, एनीथिंग, कोई भी हो, अगर हम उसकी पावर 0 कर दे तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल को तो हम 0 कभी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। इस वेरिएबल एक्स वाई जेड को कभी हम 0 कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब तो बहुपद होगा ही नहीं ना, क्योंकि बहुपद की परिभाषा क्या है, अचर गुणे चर की घात पूर्ण संख्या। इसको हम 0 नहीं रख सकते, इसमें यहाँ पे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू वी ये सारी अक्षर रखे जाएंगे, हम इसकी जगह शून्य नहीं रख सकते। क्लियर है बात यहाँ तक। तो हमें क्या करना होगा, इस पूर्ण संख्या जो ऊपर लिखा है किसी तरीके से इसकी पावर 0 करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो मैंने ये चीज़ बोला ना, एनीथिंग, कोई भी हो, अगर उसकी पावर हम 0 कर दे तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो भैया चर जो भी रहे हमसे मतलब नहीं है, अगर मैं उसकी घात 0 कर दूं तो क्या उसका मान 1 नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर हम 0 कर दे तो उसका मान कितना होता है, 1। तो वैसे अगर मुझे इस पूरे का मान 1 रखना है तो क्या करेंगे, चर कुछ भी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसकी जो घात है उसको हम क्या बना दें, 0 बना देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1। तो चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ पे देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अचर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अचर गुणे चर की घात 0 कर दे रहा हूँ। क्या कर दिया आपने, चर की घात 0 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब बताओ इसकी पावर 0, इसका मान कितना हो जाएगा,
इसका मान कितना हो जाएगा, चर की घात 0 कितना हो जाएगा इसका मान। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग, कुछ भी हो, कोई भी हो, एनीथिंग, उसकी पावर यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है। क्लियर बात, अभी बताया ना। तो चर की घात, अभी चर x हो, y हो, z हो, p q r s t u v कुछ भी हो, उसकी पावर यदि 0 तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1। और अचर का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, अचर आएगा, मतलब क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हमने देखा अगर एक बहुपद को अचर बनाना है तो इसमें जो चर है उसकी घात क्या रखनी पड़ेगी, 0। क्लियर है बात यहाँ तक। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, 0 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो उसे हम कैसा बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। क्लियर है बात, कोई समस्या है। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 0 हो, उस बहुपद को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट बहुपद कहते हैं या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता। क्लियर है बात। अगला है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। याद रहे तो हमने यहाँ से एक बात लिख लिया कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे जो वेरिएबल की पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी, घात होगी, वो क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0। एनी पॉलिनोमियल द पावर ऑफ वेरिएबल इज 0 देन इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की पावर 0 हो उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात आगे करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। किसकी, जीरो पॉलिनोमियल। तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको फिर से लिख के दिखा रहा हूँ। जो आपका पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर। यही तो बताया अभी तक हमने। अगर आपको शून्य बहुपद बनाना है, ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल है, आपको जीरो पॉलिनोमियल बताना है क्या होता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, अचर गुणे चर की घात पूर्ण संख्या। अब इसी पॉलिनोमियल को आपको क्या बनाना है, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बनाना है, जीरो पॉलिनोमियल बनाना है। अब इसको जीरो पॉलिनोमियल बनाओगे कैसे, तो देखो भाई ये वेरिएबल जो है इसे तो हम जीरो कर नहीं सकते। अभी मैंने आपको बताया इसकी जगह x y z p q r s t u v कुछ भी हो सकता है, वो रहेगा, हम उसे जीरो नहीं कर सकते। तो हम इसे जीरो अगर नहीं कर सकते तो हमें जीरो किसको करना पड़ेगा, कांस्टेंट को, या हिंदी में इसे कहे तो किसको, अचर को। तो जैसे हम इसको अचर को जीरो करेंगे, अब ये आपका वेरिएबल कुछ भी रहे, एनीथिंग कुछ भी रहे, एनीथिंग ये कुछ भी रहे, अगर उसका मल्टीप्लाई हम जीरो से करेंगे तो फाइनली आंसर किस में आएगा, जीरो आएगा। और जब किसी भी बहुपद में जीरो आता है तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर हमें जीरो पॉलिनोमियल बनाना है तो हमें कांस्टेंट को क्या रखना पड़ेगा, जीरो, अचर को जीरो रखना पड़ेगा। तो ये जो शून्य है ना, ये क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता। क्लियर है बात यहाँ तक। और ये कैसा बहुपद है, एक शून्य बहुपद में जो अचर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, जबकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर शून्य होती है। याद रखना ये बात। अगर कोई हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसमें जो वेरिएबल होगी उसकी पावर क्या होगी, जीरो होगी। और एक हमारे पास अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो जीरो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट खुद ही क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है बात यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं अगर कि जैसे मान लो कि ये आपका 5 कैसा पॉलिनोमियल है, ये 5 कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। क्यों, क्योंकि देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग, किसी की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये देखो क्या हो गया, अचर गुणे चर, कांस्टेंट गुणे वेरिएबल की पावर होल नंबर, 0 होल नंबर है ना। तो ये क्या, ये पॉलिनोमियल के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल है, परंतु ऐसा पॉलिनोमियल है
कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा? क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? शून्य है। क्लियर है बात? तो अब यहाँ से एक बात समझ लो, जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर है रियल नंबर है, एनीथिंग, ये कहो कि जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जितने भी रियल नंबर ले लो, चाहे वह रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, चाहे वह √2 हो, चाहे √3 हो, कोई भी हो, 3/2 हो, 4/3 हो, कोई भी नंबर हो, एनीथिंग, कोई भी नंबर हो, वो हमेशा कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई पूछे कैसे बताओगे, तो कहना भैया अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लो √3 को आपको बताना है, तो √3 को क्या लिख सकते हो? √3 × 1, और फिर इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 0। अब ये हो गया आपका कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर होल नंबर, जो क्या कर रहा है? पॉलिनोमियल के परिभाषा को डिफाइन कर रहा है, या पॉलिनोमियल के डिफिनीशन को डिफाइन कर रहा है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि जितने भी इंटीजर हैं या जितने भी रियल नंबर है सब कैसे पॉलिनोमियल हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमने देखा दो पॉलिनोमियल के बारे में। पहला पॉलिनोमियल था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? शून्य हो, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपका अचर ही जीरो हो, कांस्टेंट ही जीरो हो, तो वो क्या कहलाता है? जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है बात यहाँ तक? बात समझ में आई? नोट कर लो इसे।